हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। एंड आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं राजनीतिक दल की इम्पोर्टेंस या ज़रूरत के बारे में। तो हमारा जो चैप्टर है वो पॉलिटी की एनसीईआरटी 6th क्लास इधर चल रहा है। 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका 6th चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर का मेन टाइटल है वो है राजनीतिक दल, और पूरे चैप्टर में यही हमें समझना है कि राजनीतिक दल क्या है, ठीक है। तो आई होप कि अब आप लोगों को राजनीतिक जो पार्टियाँ होती हैं, राजनीतिक जो उम्मीदवार होते हैं, जो वहाँ पे कुछ उनके राजनीतिक दल बनाए जाते हैं, क्योंकि दल का डिफिनेशन भी हम लोग समझ चुके हैं या उनका जो भी अर्थ होता है वो भी हम चर्चा कर चुके हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो वहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इसकी रियल में ज़रूरत क्यों है, ठीक है। कि कोई भी चीज़ लाई जा रही है तो उसका ऐसे तो है नहीं कि आप वेस्टेज बना के रखते जाओगे। कचरा कोई भी नहीं रखना चाहता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें यदि हैं तो इनकी कुछ नीड रही होगी। तो हमें ये समझना है कि आखिर हाँ, हकीकत में इसकी ज़रूरत थी या नहीं थी, या थी तो क्यों थी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। सो अब हम बात कर रहे हैं कि राजनीतिक दल की ज़रूरत, इसके बारे में पूरा समझे। तो यहाँ पे बताया गया है कि दलों के काम की इस सूची से उस सवाल का जवाब मिलता है जो इस खंड की ज़रूरत में पूछा गया था, ठीक है। और शुरुआत में पूछा गया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि दरअसल हमें क्या होता है कि राजनीतिक दलों की ज़रूरत इन्हीं कामों के लिए है, पर हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की ज़रूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता। यानी कि जो प्रेजेंट टाइम का लोकतंत्र है वो राजनीतिक दलों के बिना नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता, ठीक है। क्या ऐसा संभव नहीं है कि राजनीतिक दलों के बिना हमारा लोकतंत्र चल सके। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि दलों के बिना क्या स्थिति होगी यदि सपोज दल नहीं रहते हैं, ठीक है। जो भी राजनीतिक दल है ये नहीं रहते तो इनके बिना क्या स्थिति हो सकती है अपने लोकतांत्रिक देश की। और उसके बाद आता है कि इसकी कल्पना करके ही हम उनकी ज़रूरत को समझ सकते हैं। क्योंकि वो क्या होता है ना कि जब जब तक हमारे पास कोई चीज़ रहती है तो हमें उसकी अहमियत का पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही वो चीज़ें हमसे दूर होती हैं तब रियल में उसकी जो अहमियत होती है हमें समझ में आती है कि एग्जैक्टली इसकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या थी, ठीक है। तो बाद में ही सारी चीज़ें हमें फिर समझ में आती जब वो हमसे दूर जाता है। जब तक रहता ना तो हम उसकी इज्जत करते और ना ही हमें पता चलता कि इसका भी कोई हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है, ठीक है। सो अब हम बात करें यहाँ पे तो क्या होता है कि मतलब इसकी कल्पना करके इसमें बताया गया है कि उनकी ज़रूरत को हम समझ सकते हैं। अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे। अब कल्पना यहाँ पे की जा रही है कि सपोज मान लीजिए यदि दल नहीं है, ठीक है, कोई भी राजनीतिक दल नहीं है, तो जो सारे उम्मीदवार होंगे या मतलब पूरे क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र या निर्दलीय हो जाएंगे। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होगा कि किसी एक पर्टिकुलर दल से आ रहे हैं, किसी पार्टी से आ रहे हैं, बस वो अपने मन के हो जाएंगे, ठीक है। तब इसमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। और जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो कोई भी वहां पे नीतिगत वादे करने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं होगा और ना ही वो करेगा। सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट तो बन जाएगी लेकिन उसकी उपयोगिता ना के बराबर होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है। यानी कि यदि राजनीतिक दल नहीं हुआ, मान के चलिए, ठीक है, माना कि हम लोग मैथ में मान लेते हैं कि माना कि यहाँ पे राजनीतिक दल नहीं है, यहाँ पे सारे उम्मीदवार क्या हो गए हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं, ठीक है। उन्हें किसी का ऊपर से कोई दबाव नहीं है, कोई उन पे प्रेशर नहीं है। अब वो क्या करेंगे, कहीं से भी वो जीत के आते हैं, उनकी सिर्फ इतनी ही होगी कि चलो इस इलाके से हम जीत के आए हैं, हाँ यहाँ से जनता ने हमें अपना प्रतिनिधि चुना है। सो उनके प्रति हो सकता है कोई कंपलसरी नहीं, हो सकता है कि वो जवाबदेह हो, मतलब कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश का विकास कैसे होगा वो किसी के मतलब उसमें माइंड में नहीं आएगा कि हमें अपने पूरे देश के लिए भी कुछ करना चाहिए। आपको अभी पता है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, ठीक है, उसमें से जो भी हमारा लोक सदन और जो राज्यसभा है, और वहाँ पे हम बात करें तो लोकसभा है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है,
जो मेंबर होते हैं वो यहीं से चुन के जाते हैं, एक क्षेत्र विशेष से ही विधानसभा का चुनाव होता है, वहीं से चुन के वो वहाँ पे मेंबर बनते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वो पूरे देश के प्रति भी कहीं ना कहीं जवाबदेह होते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में जो भी ला लाया जाएगा, जो भी अमेंडमेंट होगा, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उन्होंने बना दिया, किसी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। बनाया है तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया तुमने, यदि सही है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हमें आंसर चाहिए। लेकिन जब वहाँ पे कोई दल ही नहीं होगा, कोई पार्टियाँ नहीं होगी, वो अपना स्वतंत्र होंगे, हम कह भी नहीं सकते, हमारा राइट ही नहीं होगा, आम पब्लिक उनसे बहस भी नहीं कर सकती है, क्योंकि उनका वो राइट नहीं है, ठीक है। यानी कि अपने अपने इलाके का, यहाँ से एक 100 बात की एक बात यदि कही जाए तो सीधे सीधे मतलब वही हो जाएगा जो राजशाही में चलता था। अपने अपने राज्य, मतलब जितना भी राज्य क्षेत्र है उतने का हम ध्यान देंगे, बाकी का चाहे जहाँ भी जाना हो, ठीक है। तो अपने अपने स्टेट का फिर या अपने अपने इलाके का सब अपना अपना देखेंगे, और उसके बाद किसी से और कोई मतलब नहीं होगा कि देश कहाँ जा रहा है, देश का विकास क्या हो रहा है। और इसके बहुत ज़्यादा प्रभाव भी पड़ सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें आप कह सकते हो कि हमें इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। हालाँकि अभी हो सकता है आगे इसकी अच्छाई भी देखने को मिले। अब उसके बाद हम बात करते हैं, हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनावों का उदाहरण सामने रखकर भी इस बात की परख कर सकते हैं। हालाँकि क्या होता है कि इन चुनावों में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गाँव कई खेमों में बढ़ जाता है, ठीक है? यानी कि चुनाव में एक गाँव में मान के चलिए कितने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या 3,000, साढ़े 3 या 4,000 मान के चलिए, ठीक है? एक गाँव में, बहुत बड़ा गाँव का इलाका है, तो 4 से 5,000 मान के चलिए, मैंने बहुत ज़्यादा जनसंख्या 2,000 ही 2,500 ही होती है, ठीक है? तो मान लीजिए कि बहुत ही बड़ा गाँव है, वहाँ पे इतना हो सकती है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है कि हम पंचायतों के एक चुनाव का एग्जाम्पल लेते हैं कि वहाँ पे कोई दल नहीं होता, तो क्या होता है, पूरा मतलब कई खेमों में बढ़ जाता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में वो बढ़ जाता है, ठीक है। हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का पैनल उतारता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं, ठीक है। जो राजनीतिक दल होते हैं वो क्या करते हैं, यही काम करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं, चाहे वह देश का बड़ा, यानी कि देश बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील हो, ठीक है। यानी कि देश का कोई भी कैटेगरी हो, बड़ा, छोटा, नया, पुराना। और यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि अभी विश्व में सबसे छोटी कंट्री क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, ठीक है। मेरे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ मैं, इंडिया में स्टेट आएगा, तो विश्व के आपको बताना है कि सबसे छोटी कंट्री कौन है और वो किस कॉन्टिनेंट में है, यानी कि वो किस महाद्वीप में है और किस महासागर के साथ उसकी सीमाएं लगती हैं या नहीं लगती है, या कौन कौन से देशों के साथ वो सीमा साझा करती है। इतने क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, और उसका क्षेत्रफल कितना है वो नहीं भी बताएंगे तो चलेगा, लेकिन सबसे छोटी कंट्री क्षेत्रफल के आधार पर। आई होप कि ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा। और इसके आगे की जो मैंने बातें बताई हैं, थोड़ा उसको सर्च करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। अब हम आते हैं आगे। यहाँ पे बात की गई कि राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। हम पढ़ चुके हैं कि बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है, ठीक है। यानी कि बड़े समाजों के लिए क्या होता है, प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं, तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती है, ठीक है। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की जरूरत होती है, ताकि एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियां बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी मतलब कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है, जो प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि का मतलब आपको पता है कि जो हम लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं, यानी वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि सरकार की ऐसी जो भी ज़रूरतें होती हैं, राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं।
इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। यानी कि सारी चीजें पढ़ने के बाद कि चलिए ठीक है, यहाँ पे एक आप एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी अनप्लान्ड यदि हम कोई भी वर्क करते हैं, कोई सक्सेस नहीं मिलने वाली। सपोज आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। आपने सुना यूपीएससी एक बहुत गजेटेड पोस्ट देती है, हमें हमें इसकी तैयारी करना चाहिए, बस आपने इतना सुना, राइट। थोड़ा मेरा एग्जांपल ध्यान से समझिएगा। अब हमने क्या किया कि जब हमने सुना कि यूपीएससी एक हमें इसका एग्जाम देंगे, तो इसके एग्जाम के थ्रू हमें अच्छी पोस्ट मिलने वाली है, यानी हाई लेवल की, हमारा पावर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमने क्या किया, कह दिया कि चलो ठीक है, हमारे माइंड में है, चलो हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं। अब हमारा कोई प्लान नहीं है, हमें कुछ भी चीज़ें इसके बारे में पता नहीं है। हमने सुन रखा है एनसीईआरटी पढ़नी होती है, ठीक है, इसके लिए ये बुक चाहिए होता। अब बिना प्लान के हम तैयारी करना शुरू कर दिए। हमने एनसीईआरटी पढ़ा, हमें समझ में नहीं आ रहा कि एनसीईआरटी में से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने करंट अफेयर पढ़ा, हमने सुना कि करंट अफेयर आता, करंट अफेयर पढ़ा। अब हमें पता ही नहीं भैया ये करंट अफेयर का जो अभी टॉपिक चल रहा है कि यहाँ पे भारत और मालदीव या भारत और अमीन दो, जिसका भी मतलब दोनों में बीच में वार्ताएं हो रही हैं, या कि हम बात करें तो अभी हाल फिलहाल में डॉपलर रडार की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लाया जाना, क्योंकि जो हिमालय क्षेत्र है उसमें से मानसून का पता लगाने के लिए। तो अब ये हम सारे करंट अफेयर के एडिटोरियल में आ रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं टॉपिक। अब हमें तो पता ही नहीं कि ये हमारा साइंस एंड टेक में जाएगा, या हमारा इंटरनल सिक्योरिटी में जाएगा, या इंटरनेशनल रिलेशन में जाएगा, या गवर्नेंस में कौन सा जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट होने वाला। बस हमने कूद पड़ा कि चलो यार गजेटेड पोस्ट की तैयारी करते हैं, और वहाँ पे हम निकल पड़ते हैं, ठीक है। और फिर बाद में हम उसका 6 महीने 5 महीने यही करते रहते प्रोसेस, और दिन प्रतिदिन हम डिमोटिवेट होते जाते। क्यों? क्योंकि हमसे कोई चीज़ें आ नहीं रही हैं। रियलिटी हमारी है कि हमसे कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं आ रही हैं। क्वेश्चन पेपर हम जीरो कर रहे हैं, सॉल्व भी नहीं हो पा रहे हैं हमारे, ठीक है। और बस हम पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं निकल रहा, बिकॉज हमारा कोई प्लान ही नहीं था। अनप्लान्ड हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आपका कोई लीडर नहीं था, मेंटोर नहीं था आपके पास, कोई भी आपको कोई गाइड करने वाला नहीं था। और सपोज आपके पास कोई गाइड करने वाला होता, आप वो वही 6 महीना आपका कितना प्रोडक्टिव होता। आप उस 6 महीने में जीएस पेपर 1 2 3 काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट कर चुके होते, या एनसीईआरटी को इतनी बेहतर कंप्लीट कर लिए होते कि फिर आपको दोबारा पढ़ने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। या कि जो भी हमारे पेपर्स हैं उन्हें हम कंप्लीट कर लेते, या कि ऑप्शनल हमारा कंप्लीट होता, बिकॉज कि हमारे पास कोई मेंटोर है। लेकिन जब नहीं है मेंटोर, मतलब कि यदि हम बात करें तो कोई प्रशिक्षक या हमें गाइड करने वाला, और जब वो नहीं है तो हमारा क्या होगा, हम जहाँ भी जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। सो अब इसमें अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमें क्या करना चाहिए कि पूरी अपनी प्लान्ड तैयारी करना चाहिए, राइट। इसी तरीके से है कि हमारा यदि गवर्नमेंट चलाना है, सरकार को देश की पूरी शासन व्यवस्था संभालनी है, तो राजनीतिक दल होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसकी फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि चलो यहाँ पे जब वो है सारा कुछ देखेगा। उम्मीदवार भी जो भी है अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें भी सीट चाहिए होती है किसी भी राजनीतिक दल से, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई भी उम्मीदवार कहीं से भी आ जाएगा, स्वतंत्र रूप से आ जाएगा। किसी ना किसी राजनीतिक दल का वो एक मेंबर होता है, ठीक है। वहाँ से उसे सीट अलॉट होती है, और राजनीतिक दल के वो पूरे उसमें रहता, कंट्रोल में रहता है। जो भी उम्मीदवार होते हैं उनके कंट्रोल में रहते हैं। कि यदि आप मूवियों वगैरह में देखे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा लीडर वगैरह बैठे रहते, वहाँ पे सीट लेने के लिए जाते हैं, वो किसको देते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप लोग ये सारी चीज़ें देखे होंगे, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग समझ सकते हैं क्लियरली कि कैसे होता है। देन आई होप कि अब आप समझ चुके होंगे कि राजनीतिक दल जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये सारी जो यहाँ पे अभी हमने व्यवस्थाएं पढ़ी कि किस तरीके से कि समाज में एक बड़े तबके के लिए हमें सारी चीज़ें बना के चलनी पड़ती हैं, इकट्ठा करके चलनी पड़ती है, ठीक है। तो कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन एक ऊपर हेड होता है, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, यानी कि इस तरीके से पूरा काम हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत ही प्लान्ड यहाँ पे सारे सिस्टम चलते हैं, और जहाँ पे भी अनप्लान्ड है वहाँ पे भी सक्सेस भी नहीं मिलती है। चाहे वो हमारी लाइफ में हम अनप्लान्ड काम करते हैं कोई, चाहे देश में किया जाए, चाहे विदेश में किया जाए, कहीं पे भी यदि ऐसा हो रहा है वहाँ पे सक्सेस नहीं मिलनी है, ये तो 100% तय है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि हमारा इंडिया है, इंडिया में हम बात करते हैं सेंटर पे पीएम,
सॉरी, हाँ पीएम है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, इंडिया में कई सारे स्टेट हैं, कई सारे स्टेटों में सीएम है, ठीक है। सीएम के नीचे भी फिर विधायक हैं, सांसद है, ठीक है। उनके बाद भी पूरा जिला में जो बटा हुआ है वहाँ भी सांसद पार्षद हैं, जो भी बनाए जाते हैं, ठीक है। उनके बाद फिर अपना आता है, पंचायतों में आता है। अभी मैं राजनीतिक दल की ही बात कर रही हूँ, और भी सेक्टर हैं, प्रशासनिक अधिकारियों पे अभी नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कंट्री हुई, कंट्री के बाद कंट्री में कई सारे स्टेट हो गए, कई सारे स्टेटों में कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कई सारी तहसीलें हो गई, कई सारे विकास खंड हो गए, दिन कई सारे विकास खंडों में हमारे गांव हो गए, ठीक है। गांव में छोटे छोटे मोहल्ले होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से हमारा पूरा ये सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे हम डायरेक्ट पीएम के पास नहीं पहुंच सकते, लेकिन गांव के थ्रू हम पीएम के पास, यानी कि गांव से विकास खंड में जाएगा, विकास खंड से जिला में, जिला से स्टेट में, स्टेट से सेंटर पे हमारी बातें हो सकता है कि पहुंच सकती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, और इस तरीके से सारा सिस्टम चलता है। यदि ऐसा बना दिया जाए कि पूरा देश है, यहाँ पे एक को चलाना है, तो फिर वही राजशाही वाली, किसी का है किसी को नहीं है, हाँ सब अपना अपना, मतलब काफ़ी सिचुएशन गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि यहाँ पे इसकी ज़रूरत तो हमें समझ में आई। अब देखते हैं कि कितने राजनीतिक दल कितने होते हैं, ठीक है। इसको आप कवर कर लीजिएगा, क्या है यहाँ पे जो भी लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इसमें क्या बात की गई है कि लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। यानी कि जो नागरिक है, इसमें क्या है कि लोकतंत्र में, हमेशा याद रखना, हम लोकतांत्रिक कंट्री में रहते हैं, कोई तानाशाही वाली में नहीं रहते, इसीलिए बड़ा प्राउडली कहते हैं हम भारत के लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। यानी कि लोकतंत्र कंट्री में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। कोई कंपलसरी नहीं है कि कोई बहुत ही मतलब अमीर आदमी बना सकता है, कोई गरीब आदमी नहीं बना सकता, कोई अच्छा दिखने वाला आदमी बना सकता, गंदा दिखने वाला नहीं बना सकता। कोई भी देश में रहने वाला, जिसे देश की नागरिकता प्राप्त है, जो देश का नागरिक है, यहाँ पे रह रहा है, वो राजनीतिक दल बना सकता है। इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं। भारत में ही चुनाव आयोग के नाम पंजीकृत कराने वाले राज्य जो दल है, और दलों की संख्या 750 से ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारे इंडिया की यदि हम बात करते हैं, तो राजनीतिक दलों की जो चुनाव में अपने पंजीकृत के दौरान वो पंजीकृत कराते हैं, चुनाव आयोग आपको पता है कि हमारा इलेक्शन कमीशन है, और चुनाव के बारे में सारी चीज़ें वही देखता है। फिर यहाँ पे मतलब कि कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता। यदि पीएम भी गलत काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी चुनाव आयोग को इतना पावर होता है, कार्रवाई कर सकता है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद चुनाव आयोग ही हमारा जो स्वतंत्र है, वहाँ पे कोई भी राजनीतिक दल उसमें मतलब कोई उसका हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। वो अंदर की बात अलग है कि कुछ हो रहा है, लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि चुनाव आयोग क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है। और थोड़ा सा आपको आज एक और होमवर्क है कि ये बताना है कि चुनाव आयोग जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ठीक है। यानी कि संविधान में ये वर्णित है या नहीं है। एंड आई होप कि आप इसका भी आंसर जरूर देंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही हमारे बनते हैं। वो एनटीपीसी या रेलवे वाले क्वेश्चन हमारे नहीं आते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसको देखना कि चुनाव आयोग जो है वो गवर्निंग मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि 750 है, लेकिन प्रेजेंट डाटा आपको खोज करना है या सर्च करना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी आपको पता है कि काफ़ी पुरानी है, ठीक है। हालांकि मतलब कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे एनडीए सरकार के टाइम की है, बट फिर भी अभी प्रेजेंट टाइम तक की, क्योंकि और भी राजनीतिक दल लगातार बनते रहते हैं। सो आपको बताना है कि अभी तो इसमें 750 ही दिया गया है, लेकिन आपको सर्च करके बताना है कि 785 हैं या कुछ और बढ़ गई हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम अपडेट रहें तो बेटर होगा। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बेसिक नॉलेज के लिए, लेकिन अपडेट रहना हमारा काम है, ठीक है। तो अभी सर्च कर लेना कि राजनीतिक दल कितने हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता है। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही सक्रिय होती हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है।
यानी कि अब इसमें होता है कि चलो ठीक है, सारे दल बन गए, लेकिन सारे दल सक्रिय नहीं होते। आप कुछ ही दलों के नाम भी जानते होंगे। मतलब बहुत से कुछ पार्टियों के आपको नाम पता होगा, कुछ का नहीं पता है। ये एग्जैक्टली है, बहुत सारी 750 है, उनमें से हमको गिनी चुनी एक दो पार्टियां हैं, ठीक है, या कि एक दो राजनीतिक दल है जिनका नाम हमें पता है, अदरवाइज हमें किसी का नहीं पता है। तो इसलिए अब इसमें सवाल एक बहुत बड़ा उठता है कि जब ऐसा है तो यहाँ पे क्या मतलब कितनी राजनीतिक पार्टियां होनी चाहिए। कोई एक लिमिट होनी चाहिए कि चलो ठीक है, इतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि आप अनलिमिटेड बना दे रहे हो जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा मतलब गंभीर समस्या आ सकती है। सो अब आगे देखते हैं कि कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है। यानी कि कई कंट्रियों में एक ही दल या सरकार बनाने की चलाने की अनुमति होती है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे राजनीतिक, मतलब राजनीति की नैतिक ताकत, ठीक है, तो इसको हम बाद में कवर करेंगे। इसमें इसके आगे देखते हैं कि इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। देन उसके बाद क्या, हमने क्लास 9th में भी देखा था कि चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन है, ठीक है। और उसके बाद हालांकि कानूनी रूप से वहाँ भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी है। यानी कि आप विधि के आधार पे बोलेंगे तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि आप राजनीतिक पार्टियाँ नहीं बना सकते, लेकिन कंपलसरी है कि कोई एक ही पार्टी सत्ता पे आए, वो ही राज करे, और हर जगह पे यही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंदिता की अनुमति नहीं देती, इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता। यानी कि जब सत्ता की आप अनुमति नहीं दोगे तो हम राजनीतिक दल बना के भी क्या उखाड़ लेंगे, ठीक है। तो कोई लाभ नहीं मिलता, ये हम चीन की बात कर रहे हैं, और इसलिए कोई नया दल नहीं बन पाता। हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते, क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। हम एक लोकतांत्रिक कंट्री में रह रहे हैं, ये हमें कभी नहीं बोलना, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक दली, और आप लोगों ने जो लोकतंत्र की परिभाषा लिखी, एक लोकतंत्र की परिभाषा 4 से 5 परिभाषाएं हमने 4 से 5 दिन में कंप्लीट की है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे क्या है कि लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। जब भी कहीं पे आएगा ना, कि अब हम देख रहे हैं चीन की बात कर रहे हैं, तो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ एक ही दल का है, दूसरे को कोई नहीं दिया जाता है। तो इसमें हम बात करें कि क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनुरूप है या नहीं है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र व्यवस्था हमारा ये कहता ही नहीं है कि आप एक मत रहो, या यहाँ पे एक का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और उसके बाद क्या होता है कि इसमें हम यदि बात करें तो एक दलीय व्यवस्था अच्छा विकल्प नहीं मान सकते, क्योंकि लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम दो दलों की राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंदिता करने की अनुमति तो होनी चाहिए, और साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए। यानी कि दो, मतलब कंपटीटर होना चाहिए हमारा, सीधे तौर पे हम ये समझे कि कंपटीटर होना चाहिए। अदरवाइज हम यूपीएससी भी कर रहे हैं, हमारा कंपटीटर नहीं होगा तो हम तैयारी क्यों करेंगे, डायरेक्ट हमें उठा ले जाएगा, डायरेक्ट हम डीएम बन जाएंगे किसी डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। लेकिन जब कंपटीशन नहीं है, और जहाँ पे कंपटीशन है हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें से भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी राजनीतिक दल में क्या होगा कि यहाँ पे भी कंपटीशन होना जरूरी है, कि जनता उन्हें चुने, उनके मन में भी तनाव हो। ऐसा नहीं कि एक ही है, हमारे पार्टी के ही दो चार खड़े हो गए वही जीतेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, अदर को तो कोई प्लेस ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा लोकतांत्रिक जहाँ भी देश होगा ये चीज़ें नहीं हो सकती, और साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए, ठीक है। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है। वहाँ उनके दूसरी, यानी कि अनेक दूसरी पार्टियां हो सकती हैं, वे चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं, पर सिर्फ दो ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसी ही दो दलीय व्यवस्था है। यानी अमेरिका और ब्रिटेन में किस तरीके की व्यवस्था है, दो दलीय व्यवस्था, लेकिन चीन में सिर्फ एक ही दल है, ठीक है। वहां पे हालांकि दल बना सकते हो, लेकिन आप सत्ता हासिल नहीं कर सकते हो, तो क्या मतलब दल बनाने का। और ये अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनकी व्यवस्था है, आप थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। ब्रिटेन और अमेरिका दो दलीय व्यवस्था, चीन एक दलीय व्यवस्था, इतना आप अपनी नोट्स में नोट कर लीजिए। क्या होता है कि जब अनेक दल सत्ता के लिए मतलब सत्ता के लिए क्या करते हैं, होड़ में हो, और दो दल से ज़्यादा के लिए
अपने दम पर या दूसरों के संग गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में भी ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। यानी भारत में कैसी व्यवस्था है वहीं पे आप नीचे नोट करिए पॉइंट डाल के। ऐसे आपको लिखना, बस थोड़ा थोड़ा लिखा करिए यार, बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसे भारत लिख के आपको लिखना है बहुदलीय व्यवस्था। आपको यहाँ पे ब्रिटेन और चीन दोनों लिख के, ठीक है, यहाँ पे ब्रिटेन लिख देना और अमेरिका, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, द्विदलीय व्यवस्था। चीन पे आपको लिख देना है एक दलीय व्यवस्था, ठीक है। यहाँ से एग्जाम्पल देने में आपको इजी रहेगी कि जहाँ पे अमेरिका और ब्रिटेन और अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है या चीन में एक दलीय व्यवस्था है, वहीं हमारे भारत देश में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था की संभावना है या बहुदलीय व्यवस्था है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल देने के लिए आपके लिए अच्छा होगा। और उसके बाद क्या होता है कि इस व्यवस्था से कई दल गठबंधन की सरकार भी बनाते हैं और क्या करते हैं कि जो भी हमारे दल होते हैं अपने गठबंधन की सरकार भी सुनी होगी, न्यूज़पेपर में आए दिन रहता है जहाँ भी चुनाव होते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। अब गठबंधन का मतलब भी आप समझ लीजिए कि क्या होता है कि जब किसी बहुदलीय व्यवस्था, इसमें द्विदलीय नहीं, एक दलीय भी नहीं, ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था क्या करती है कि अनेक पार्टियां, बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं। यानी कि ये बातें मैंने कई बार समझा चुकी है कि यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इन दोनों में अच्छा खासा कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। एक ने सपोज मान के चलिए कि यहाँ पे 90 है, एक ने 40 वोटों का यहाँ पे जीत हुई, एक को 50 की हुई, ठीक है। इन्हें 10 की कमी है, अभी इनकी मेजोरिटी ज़्यादा है, इनकी अभी मेजोरिटी ज़्यादा। अब यहाँ पे मान के चलिए ऐसे नहीं, ठीक है, कुछ ऐसे लेते। यहाँ पे मान लीजिए 40 है, यहाँ पे भी कितना है, मान लीजिए 41 है या 40 ही है, ठीक है, या 39 है, कुछ ऐसा कर लीजिए आपकी। यहाँ पे चलिए 41 है। अब यहाँ पे इनको सरकार बनानी है। इन्हें क्या लगता है कि कोई तीसरा दल है, ठीक है, कोई तीसरे दल के पास, बहुत सारे इंडिया में दल है, बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है, कोई तीसरा दल है, उसके पास वोटें कम है, जीतने की कोई भी संभावना नहीं है, लेकिन इसके पास जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि इसका एक ही वोट आगे है, ठीक है। इसके पास इतनी ज़्यादा संभावनाएं हैं कि यदि इसे एक भी वोट मिल जाती है, दो भी वोट मिल जाती है, तो ये इससे विजयी हो जाएगा। तो ये क्या करेगा कि जिसके जीतने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होगी, उसे क्या करेगा, उसके साथ गठबंधन बना लेगा अपना, ठीक है, कुछ तुम्हारे कुछ हमारे, हम गठबंधन की सरकार बना के चलेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये पार्टी जो है वो शामिल हो गई, चल भाई ठीक है, हाँ कुछ हम खाते तो कुछ तुम खाओ, ठीक है। अब ये दोनों क्या किए कि इनके पास भी जो भी था 20-25, लेकिन ये जीत नहीं सकते थे, जीतने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन अब इन्होंने कहा चलो ना से तो बढ़िया ही है, हम तो आ नहीं सकते। जीतने का मतलब आप यहाँ पे ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि कोई सांसद पार्षद बन जाता, किसी पार्टी से कम उम्मीदवार ही रह जाते हैं, किसी इलाके से कम उम्मीदवार ही रह जाते हैं, हमें संसद में अपना प्रतिनिधित्व दिखाना है, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि चल आजा भाई, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिल जाते हैं तुमसे, और फिर जब ये मिल गए इनसे तो इनकी वोटें जाके हो गई 60, इनकी रह गई 41 ही, और ये रह गए हारे हुए और इनकी आ गई सत्ता। हम कहते हैं कि गठबंधन की सरकार चल रही है यहाँ पे। हमारे किसी भी स्टेट में क्या होता है, कहीं मतलब आप देखिएगा कि कई बार सुनने को मिलता है, तो भी राजनीतिक का जो पेज रहता है न्यूज़पेपर का, वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं कि किस स्टेट में गठबंधन की सरकार चल रही है। ब्रिटेन में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे भी गठबंधन की सरकार ही बनाई गई थी, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि गठबंधन की सरकार किस तरीके से होती है कि कुछ यहाँ के लीडर, कुछ यहाँ के लीडर, हम दोनों मिलके काम करेंगे, हम दोनों मिलके सत्ता पे रहेंगे, सत्ता चलाएंगे। ये होता हमारा गठबंधन की सरकार या गठबंधन होता है। लेकिन ये जो विजयी थे वो तो कहीं पता ही नहीं थे, क्योंकि इनकी 60 हो गई, ये तो रह गए अपना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है। और उसके बाद अब हम बात करते हैं, और ये कहाँ पे होगा, ये भी आप समझ लीजिए, जहाँ दो दल है तो वहाँ पे तो नामुमकिन है कि दोनों ही गठबंधन बना ले, लेकिन जहाँ पे बहुदल है तो चलो ना से तो अच्छा ही है कि हम मिल ही जाते हैं, हमारा कोई, क्योंकि हमने अभी देखा ना कि ज़्यादातर दल सक्रिय नहीं होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ ही होते हैं।
तो अब हम बात करते हैं, जैसे 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। यानी कि इन तीनों राजनीतिक दल थे, इन्होंने अपने गठबंधन की सरकार बना ली। 2004 की बात की जा रही है। और अक्सर क्या होता है कि बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली हो लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है। पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों की राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि दलीय राजनीतिक दल जरूरी है, लेकिन ज़्यादा नहीं। ठीक है, 2 भी होते हैं, जैसे ब्रिटेन और अमेरिका का है, तो काफ़ी बेटर होगा। यहाँ पे ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं होती, नीड नहीं होती, और होती भी हो तो ज़्यादा में क्या होता है, फिर ज़्यादा ही समस्या आ जाती है। जितना ज़्यादा करोगे आप, उतनी ज़्यादा समस्या क्रिएट होती है, जो कि हमारे इंडिया में है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है? अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें सवाल यदि पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी प्रणाली सबसे बेहतर है, एक दलीय, द्विदलीय या बहुदलीय, तो कितना अच्छा जवाब दिया गया इसमें कि इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि ये कोई बहुत अच्छा सवाल ही नहीं है। ठीक है, हम आंसर क्यों दें, क्योंकि तुम्हारा सवाल ही बकवास है। हर जगह पे जहाँ पे भी जनता जैसी है, उस हिसाब से वो अपने हिसाब से ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम बता रहे हो, इंडिया वाले चाह रहे हैं कि हमारा हमारा हो, तो क्या दिक्कत है बहुदलीय सरकार। अमेरिका वाले चाहते हैं 2 दलीय, तो 2 दलीय है। ठीक है, तो वहाँ पे अपने हिसाब से तो इसमें बताया गया कि सवाल ही तुम्हारा गलत है। और उसके बाद है कि दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है, यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है। और इससे में समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और उनकी चुनाव प्रणाली, सभी चीज़ें अपनी भूमिका निभाती हैं। इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता, यानी कि इसको हम कहें भी कि अच्छा नहीं है, तो भैया हम बदल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक लंबी प्रोसेस है, जिसे हम मिनटों में नहीं बदल सकते कि कोई भी अमेंडमेंट आया, कहीं पे भी संशोधन करो और फटाफट इसे बदल दो, तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए सवाल का आंसर ही मतलब इसमें बता दिया गया पहले कि हम सवाल का आंसर यही देंगे कि आपका सवाल ही गलत है। थोड़ा सोच समझ के पूछो ना। ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता ऐसा कि कौन से, क्योंकि इसकी इतनी लंबी प्रोसेस है। और हो सकता है कि आपसे कभी इंटरव्यूअर ने पूछ लिया, तो आंसर कुछ ऐसा ही देना। ठीक है, कि यहाँ पे ये बहुत लंबी प्रोसेस है, कोई एक दिन की बनाई गई नहीं है जिसे हम मिनटों में बदल देंगे। और जब मिनटों में नहीं बदल सकते, तो फिर इसको बदलने की कोई बात ही नहीं होती है। ठीक है, हर देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, तो उसका कारण यह है कि 2-3 पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम है। हर मुल्क और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले, यह संभव नहीं है। ठीक है, यानी कि हम कहें अमेरिका में बहुत अच्छा है, तो हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा है। हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, अमेरिका वाला भी अपना ले। ठीक है, नहीं करेगा ना, उनकी वहाँ की जो भी पब्लिक है, उसकी डिमांड अलग है, पब्लिक अलग चाहती है। सपोज हमारी एक कम्युनिटी है, हम राजनीतिक दलों की कैसे विकास होता है कि हमारी एक कम्युनिटी है, हमने एक संगठन बनाया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे समुदाय है हमारा, उसके बाद हमारा एक लीडर भी तैयार होता है। ठीक है, जब लीडर तैयार होता है, काफ़ी उसके फॉलोवर्स भी बढ़ने लगते हैं, और उससे भी आता है कि चलो भैया एक राजनीतिक पार्टी हम भी बना लेते हैं अपने समुदाय के लिए। और उसने भी बना लिया, क्योंकि यहाँ पे कोई ये नहीं कि आप नहीं बना सकते हो। ठीक है, अब जब उसने, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है यहाँ पे, भूमि जो है वो हमारी घटती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब जब जनसंख्या की जिस तरीके से इतना बड़ा, यानी कि आपको पता है कि सेकंड लार्जेस्ट जनसंख्या की दृष्टि से जो हमारा इंडिया है, पहला तो चीन है, हालांकि अभी पता चलेगा कि अब कौन सी कंट्री है। तो यहाँ पे अभी तक 2011 की जनगणना की बात करें तो इंडिया ही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, तो यहाँ पे कोई बहुदलीय यदि पार्टी है भी, तो हम ऐसे एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि गलत है। हाँ हाँ, ये कह सकते हैं कि होना चाहिए, चलो 2 दलीय पार्टी होनी चाहिए, लेकिन इसे हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये गलत है या सही है, क्योंकि हमें इसके पीछे की बात हम समझ चुके हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक तथ्य के आधार पे हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है। इस बात को थोड़ा सा क्या पूरे अच्छे तरीके से माइंड में बैठा के रखना है। ठीक है, कि क्यों ये जो हमारा
राजनीतिक दल की बात करते हैं, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, और इनके ये तीनों ही पॉइंट आपको याद रखें कहाँ कहाँ पे एक दलीय बहुदलीय है। ज़्यादा हमें कहीं पूरे विश्व के देश का जानना हमें कोई ज़रूरी नहीं है। बस कुछ ही देश होते हैं जिनसे हम कंपेयर करते हैं। आप देखते हो कि हर एक सेक्टर पे हम अमेरिका से कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे फिर हमें कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। अब अपना जो ये नेक्स्ट है उसको हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे ये एक दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे और ऊपर पढ़ेंगे पहले, और उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। सो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए, सिर्फ पढ़ते मत रहिए। प्लांट मतलब कि प्लान बना के पढ़िए, ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, आउटपुट निकलना चाहिए। थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए, ताकि हमें समझ में आए जितना भी कर रहे हैं। और जो होमवर्क मैंने दिया है उसे आपकी नोट्स में भी वो नोट होना चाहिए, और आप मुझे बताओगे भी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।